हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका अपने बालाजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, इससे पहले एक क्लास और हो चुकी है, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। और अब ये क्वेश्चन की ये सीरीज लेके आया हूँ 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन की सीरीज है। ये आपको यूपी पुलिस के एग्ज़ाम तक आपको मिलेगी। डेली हम 20 क्वेश्चन मैथ के इस तरीके करेंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक दो अंकों की संख्या है, इकाई का अंक दाई के अंक का वर्ग है और अंकों को पलट देने पर बनी संख्या मूल संख्या का अंतर 54 है, तो मूल संख्या क्या है। तो देखो, आपको सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि कोई भी दो अंकों की संख्या हो, उसके अंकों को जब पलट दिया जाता है तो वो हमेशा 9 से विभाजित होती है। कोई भी दो अंकों की संख्या आप ले सकते हो। जैसे मान के चलो मैंने 12 लिया, तो 12 को अगर अंक को पलट दोगे तो 21 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा ना, जो 9 से विभाजित होता है हमेशा। कोई भी दो अंकों की संख्या, जैसे 32 है, 32 को पलट दोगे तो कितना आएगा 23, इसका भी डिफरेंस कितना आएगा ना। कोई भी दो अंकों की संख्या ले सकते हो, 45 है, 45 को पलट दोगे 54 आएगा, इसका भी डिफरेंस कितना आएगा ना। यानी कोई भी दो संख्या आप अपने मन से कोई भी मान के चलो, कोई भी दो संख्या हो, उसका अगर अंकों को पलट दोगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए। इस सवाल में आपको दे रखा है कि अंक पलटे गए तो उनका डिफरेंस कितना आया है, 54 आया है। तो 54 वो क्या होगा, वो 9 से विभाजित होगा। 9 से विभाजित होगा तो जो दो संख्या होंगी ना, मान के चलो इकाई और दाई, यानी इकाई का अंक ये और दाई का अंक ये, मान के चलो ए और बी, तो ए और बी का जो डिफरेंस होगा ना वो कितना आएगा आपका 6 आएगा। यानी जो इकाई के स्थान पर और दाई के स्थान पर जो अंक आएंगे उनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना होना है 6। ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन में आपको 24 दे रखा है, 39 दे रखा है और आपको 54 दे रखा है और 93 दे रखा है। तो अब इस सवाल को देखते ही आपको मालूम चल जाएगा। देखो, इसका डिफरेंस कितना है 2, तो ये नहीं होगा। इसका डिफरेंस कितना है 1, ये भी आंसर नहीं है। इसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस भी 6 है। लेकिन आपको एक सवाल में एक बात और बोली कि इकाई का अंक दाई का अंक का वर्ग है, यानी यहाँ पे जो स्थान आएगा इस संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो ये वाला भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला आपका एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक दाई के अंक का वर्ग है। तो इसका आंसर क्या हुआ 39। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो जो आपको एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और आपको ये अप्रोच भी रखनी होगी आपको ये अप्रोच भी रखनी होगी जो आपको एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। और ऑप्शन का आपको सहारा ले सकते हो ऐसे क्वेश्चनों में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो उस दे रखा है, एक संख्या स्वयं के 1/5 से 20 अधिक है, तो संख्या क्या होगी। एक संख्या है जो स्वयं के 1/5 से 20 अधिक है। 1/5 अगर आपको कोई फ्रैक्शन अगर कहीं आपको दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आप XYZ तो मान ही सकते हो। अगर XYZ से नहीं जाना चाहते, XYZ से किसी को दिक्कत होती है, तो आप क्या मान सकते हैं, जैसे 5 है तो 5 को ही आप क्या मान लो मेन संख्या मान लो, यानी वो संख्या आप जो मान रहे हो वो 5 है। और 5 का यदि आप 1/5 निकालते हो तो वो क्या निकल के आएगा, आपका 1 निकल के आएगा। तो एक संख्या आपने संख्या मान ली 5, स्वयं के 1/5, 5 का 1/5 निकाला 1 आया। से अधिक बोले कम बोले हमेशा अंतर दे रखा होता है। तो 5 जो 1 से घटाओगे कितना आएगा, 4 आना चाहिए। लेकिन सवाल में कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो ये 4 20 के बराबर है। 1 की वैल्यू निकालोगे, 4 से 20 कटेगा 5 बार, 1 5 के बराबर है। और आपने जो संख्या मानी है वो कितनी है, 5 है, तो 5 और 5 से गुणा कर देंगे, आपकी संख्या निकल के आएगी 25। इस सवाल का 25 आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य क्या होगा। आपको पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए भाज्य भाजक क्या क्या होते हैं। ये शब्द इस तरीके से दे रखे होते हैं। तो देखो, आपने ऐसे सींग वाला तरीका तो देखा ही हो, बचपन से करते आ रहे हो भाई। अगर मान के चलो आप ए से भाग दे रहे हैं, बी में भाग दे रहे हैं, भागफल सी आ रहा है और शेषफल कितना बच रहा है, डी। इधर देखिए, भाग का एक प्रश्न है, आपने तरीका देखा हो तो इसको देखो। अब यहाँ पे क्या क्या शब्द इनके लिए यूज होता है। जैसे इसका तो मालूम है, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको भागफल बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, इसको भाजक बोलते हैं। ये चारों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। अब सवाल पे आता है, उसने बोला है भाग के एक प्रश्न में भाजक, यानी ये ए भाजक जो है भागफल का 7 गुना, यानी इसका तो ये 7 गुना है,
ठीक है, और शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल का एक है 3 गुना है। ठीक, तो आपको शेषफल और शेषफल भी दे रखा है। तो देखो आपको डी का मान दे रखा है कितना 28, और बोला क्या है भाजक भागफल का 7 गुना, शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल का 3 गुना है कौन भाजक, तो ए का मान 28 × 3 कर देंगे, कितना होगा 84, यानी आपका भाजक आ चुका है। और भाजक जो भागफल का 7 गुना है, भागफल का 7 गुना है, इसका 7 गुना है, तो 84 जो 7 गुना है, तो 84 में हम 7 से भाग कर देंगे तो ये 12 निकल के आगे, ये क्या आ गया आपका भागफल। ठीक है, आपको निकालना क्या है, तो भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा, तो भाज्य किस तरीके से निकालोगे, आपके बी का मान निकालना है। तो आपको थोड़ा सा ये भी मालूम होना चाहिए, बी बराबर, अगर आपको ये संख्या निकालनी होती है तो इन दोनों का गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ए × सी प्लस में क्या आएगा डी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए का मान कितना है 84 × सी का मान कितना भाई 12 प्लस में डी कितना है आपका 28, गुणा करेंगे 12 × 4 = 48, 12 × 8 = 96, 96 और 4 कितना हो गया 100 हो जाएगा, प्लस में 28 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा 1036, जो कि सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 दिन में 100 अंगूर खाता है, प्रत्येक दिन वह पिछले दिन की अपेक्षा 6 अंगूर अधिक खाता है, ज्ञात कीजिए उसने प्रथम दिन कितने अंगूर खाए। अब इस सवाल में बच्चा क्या करता है कि उसमें कुछ ना कुछ संख्या मान लेता है। अगर आप संख्या मानोगे उसमें फिर 6 अधिक करते जाओगे तो आप एक्चुअल में जो संख्या नहीं मान पाओगे जो वास्तव में दे रखी है। इन सवालों में XYZ का हमको सहारा लेना होता है और XYZ से आपको ये आसान भी हो जाएंगे। जैसे मान के चलो पहले दिन उसने X अंगूर खाए, दूसरे दिन वो 6 अधिक खाएगा तो X + 6 खाएगा, तीसरे दिन वो और 6 अधिक खाएगा तो इसका मतलब कितना X + 12 खाएगा, चौथे दिन वो 6 अधिक और खाएगा तो X + 18 हो जाएंगे, और 5वें दिन वो 6 और अधिक खाएगा तो X + 24 हो जाएगा। कुल मिलाकर उसने टोटल अंगूर कितने खाए हैं 100 खाए हैं 5 दिन में। 5 दिनों की बात है, यानी पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन। अब 5 दिन में ये 100 अंगूर खाए तो पाँचों को जोड़ भी तो देंगे हम, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे सबको जोड़ देंगे, x प्लस में x + 6 प्लस में x + 12 प्लस में x + 18 और प्लस में x + 24 बराबर कितना हो गया 100। कितने x आ गए आपके पास 1 2 3 4 5 x आ गए। संख्याएं देखेंगे तो 6 12 6 18 18 18 36 36 और 24 आपका 60 हो जाएगा। 36 और 24 60 हो गया, ये कितना 100। 5x बराबर 60 उधर जाएगा 40 बचेगा, x बराबर आ गया आपका 8। यानी उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए होंगे 8 अंगूर खाए होंगे, अगले दिन उसने 8 अच्छा 14 अंगूर खाए होंगे, इस तरीके से बढ़ता गया होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का LCM 864 और HCF 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखो आपको इसके बारे में एक हल्का सा फॉर्मूला है, अगर याद कर सको तो LCM × HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो अब इस पर लगा देंगे। LCM कितना दे रखा 864, HCF कितना दे रखा 144 बराबर में एक संख्या आपको दे रखी है 288 और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 144 से 288 कटेगा 2 बार, 2 से इसको काट दो 4 3 2, दूसरी संख्या निकल के आ गई आपकी 432। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4 6 8 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। 4 6 8 12 तथा 16 आप इससे भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो इन सवालों में आपको करना क्या है, एलसीएम ले दो। 4 6 8 12 16, तो 4 6 8 12 16 का एलसीएम लेना है और आपको एलसीएम लेना भी इस तरीके से आना चाहिए। आपको क्या करना है, इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी 16 है, तो 16 का या तो आपका एलसीएम 16 होगा या 16 पर कोई ना कोई मल्टीपल होगा। बड़ी संख्या होती है उससे हम एलसीएम देख लेते हैं। जैसे अगर मान के चलो 16 अगर एलसीएम लेते हैं तो 12 से कटेगा, नहीं कटेगा तो इसका मतलब 16 का आगे बढ़ जाएंगे। 32 को देखेंगे, 32 4 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा तो 32 भी नहीं होगा। 16 का मल्टीपल 16 का थ्राइस कर देंगे, यानी कितना होगा 48। 48 को देखेंगे, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से कटेगा, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 48 आ गया। यानी बड़ी संख्या से आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या का टेबल पढ़ते जाओ तो उसमें आपका निकल के आ जाएगा कोई ना कोई एलसीएम। ठीक है, वो सभी संख्याओं से विभाजित भी होना चाहिए, वही एलसीएम है। तो आपने देखा 48 आया। प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो इसमें 2 शेष बचता है तो 2 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ गया कितना 50।
इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? 50 इसका आंसर है। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, उनमें तो इनमें से कौन सा एक एलसीएम नहीं हो सकता? ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रखा है 24 दे रखा है आपको, 48 है, 56 है और 60 है। देखो हमेशा याद रखें, कोई भी दो संख्या होंगी या कोई भी संख्या हो, उनमें एचसीएफ आपका छुपा रहता है, और एचसीएफ अगर छुपा रहता है तो एलसीएम बराबर भी आपको मालूम होना चाहिए, एलसीएम बराबर HCF इंटू A इंटू बी, यानी एलसीएम बराबर होता है कि HCF इंटू A इंटू बी, यानी HCF भी छुपा रहता है और साथ में दो अभाज्य संख्या है, यानी छह अभाज्य संख्या बोल सकते हो, वो भी संख्या इसमें छिपी रहती है एलसीएम में। तो इसका मतलब ये HCF से हमेशा एलसीएम विभाजित होना ही होना है। अब आपको दे रखा है दो संख्याओं का HCF कितना? 8 है, तो 8 है तो इसका मतलब इनमें से कौन सी संख्या एलसीएम नहीं हो सकता? 8 से 24 कटेगा, कटेगा, 8 से 48 कटेगा, कटेगा, 8 से 56 कटेगा, कटेगा, 8 से 60 नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम कितना नहीं हो सकता? 60 नहीं हो सकता। निगेटिव पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 60 इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में, उनका एचसीएफ 4 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कर। अभी मैंने बताया कि एलसीएम बराबर होता क्या है? HCF इंटू A इंटू बी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं का क्या दे रखा है? 3 अनुपात 4। जो 3 अनुपात 4 दे रखे हैं वो A और B के मान हैं, ठीक है, और उनका एचसीएफ भी दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है? 4। तो आपको निकालना है क्या? एलसीएम। तो एलसीएम क्या इसमें मान रख दो बस। एचसीएफ का मान कितना? 4, A का मान कितना? 3 और B का मान कितना? 4। 4 ते 12, 12 चौक 48, 48 का एलसीएम हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 48। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 6, 9, 15 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 बचता है? 7 का गुणांक होना चाहिए, यानी 7 से संख्या विभाजित होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम 6, 9, 15 तथा 18 से इसको विभाजित करोगे तो उसमें क्या शेषफल बचेगा? 4 शेष बचेगा। तो 6, 9, 15 और 18, इनके अकॉर्डिंग सबसे पहला काम आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपको जो आएगा वो आएगा 90। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, बड़ी संख्या से लेके चल सकते हो। तो एलसीएम कितना है? 90। अब जो 90 जो आपका एलसीएम आ रहा है, अब आपको क्या करना है कि जो 90 एलसीएम है उसको, क्योंकि उसने बोला है कि 7 का गुणांक 90, तो 7 का गुणांक होता नहीं है, और मैंने शेषफल, जब भी शेषफल बचता है तो इसमें जो भी बचेगा हम 4 ऐड कर देते हैं। तो 4 ऐड करने पर भी क्या होगा कि वो आपका 7 से विभाजित नहीं होगा। अब 7 से विभाजित नहीं होगा तो हम क्या मान के चलते हैं? तो 90 और 4, यानी 90 का कोई ना कोई मल्टीपल तो होगा ही होगा। अब ये देखने के लिए तो हम क्या करते हैं? 90 के प्लस में क्या कर लेते हैं? 4। अब हम 90 का कोई ना कोई मल्टीपल देख सकते हैं, लेकिन अब 90 काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो 90 को बड़ी संख्या ना करते हो हम क्या करते हैं? इसके शेषफल में भाग दे लेते हैं। और शेषफल किससे देखेंगे? हम 7 से विभाजित करेंगे। तो 7 से भाग देंगे 90 में तो 6k बचेगा, यानी 6 बचेगा। 90 से अगर 90 में भाग देते हैं 7 से तो 6 बचता है शेषफल। तो 6k प्लस में 4 लिख लेंगे। अब k का मान 1, 2, 3, 4 इस तरीके से रखते चलेंगे। जो संख्या यहाँ पर k का मान रखने पर सेटिस्फाई हो जाएगी, जो 7 से विभाजित हो जाएगी, वही आप यहाँ पे k का मान रख देंगे और आप अपना आंसर ले सकते हैं। जैसे k का मान मैंने 1 रखा तो 6 गुणा 1 6, 6 और 4 10 हो गया, जो कि 7 से विभाजित होता है, नहीं होता है, तो इसका आंसर k नहीं, k का मान 1 नहीं होगा। k का मान आपने 2 रखा, 6 दूनी 12 और 4 16, 7 से विभाजित नहीं है। k का मान आपने 3 रखा, 6 ते 18 4 22, नहीं होगा। k का मान आपने 4 रखा, 6 4 24 और 4 28। हाँ, k का मान 4 जैसे ही रखा तो 6 गुणा 4 24 और 4 28 हो गया, जो कि 7 से विभाजित है। तो आप k का मान यहाँ पे भी क्या लिख दे? 4। तो आपका जो आंसर होगा 90 गुणा 4 प्लस में कितना? 4, तो 360 प्लस में 4, यानी क्या आंसर आएगा इसका? 364 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में ये अप्रोच लगानी होती है, जिसमें किसी का गुणांक दे रखा होता है और शेषफल भी किसी दूसरी संख्याओं से भाग देते हैं तो शेषफल बचता है। तो आपको ये अप्रोच इसमें लगानी चाहिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? लंबाई में वृद्धि होगी कितने की? 8% की। तो मान के चलो पहले 100 रहा होगा, बाद में वृद्धि हो जाएगी 8%, तो 108 हो गया। चौड़ाई में वृद्धि हुई कितने की? 5% की। मान के चलो पहले 100 था, बाद में 5 जोड़ दिया, यानी कितना हो गया? 105 हो गया। आपको मालूम होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले का ये था, बाद का ये है। तो 100 गुणा 100 करोगे,
ये हो गया। अब इसमें गुणा करोगे तो बड़ी संख्या होगी, लेकिन इसका गुणा करने का भी एक आसान तरीका है। केवल आप 108 में इसका 100 से एक्स्ट्रा कितना है 5 है, जोड़ दो, कितना होगा 113, और 8 और 5 का आपस में गुणा कर दें, कितना हो गया 40। ये इसका गुणनफल हो गया। अब देखेंगे यहाँ से ये संख्या कितना बढ़ेगी, 1340 बढ़ी है। कहाँ से बढ़ी है, यहाँ से, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज वृद्धि पूछी जा रही है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1, बचा कितना 13.4% की क्या होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। बेसिक कैलकुलेशन की ट्रिक है, वो मैं अभी कुछ दिनों में लेके आऊँगा आपके लिए वीडियो। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि अगर इस तरीके क्वेश्चन इस तरीके से गुणनफल आते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम विषम संख्या औसत होगी कितनी, 1 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, और अंतिम संख्या कौन सी होगी, 99। जी, एक पहली संख्या 1, 3, 5, अंतिम संख्या कौन सी होगी, 99। अगर आपको इस तरीके से औसत निकालना है तो पहली बात तो ये होता है, औसत का मतलब क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। लेकिन अगर आप इनका योग करने बैठेंगे तो इनका फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन आपको इतना नहीं करना। आप तो केवल इतना समझ लो, अगर कोई क्रमागत संख्या चल रही है 1, 3, 5, 7, 9 क्रमागत है, क्योंकि विषम संख्या है तो क्रम से चलेंगी, तो आपका जो औसत होता है वो केवल इतना कर लो, पहली संख्या और अंतिम संख्या का जो औसत निकालोगे वो पूरी सीरीज का औसत होता है। तो केवल इनका औसत निकाल देंगे। 1 प्लस में 99, कितनी संख्या है ये 2, 100 बट्टे 2, यानी आपका आंसर कितना आएगा 50। 50 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत 23 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो 5 लगातार संख्याएं, उनका औसत 23 है। 5 लगातार संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 लगातार बोल दे, क्रमागत बोल दे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि कोई भी अगर 5 लगातार संख्याएं 6 हुई, 7 हुई, कितनी भी संख्या हो, हमेशा उनका औसत जो होगा बीच वाली संख्या ही निकल के आती है। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि इनका औसत जो भी निकालोगे, पहली और अंतिम संख्या का जो भी औसत आएगा वो हमेशा पूरी सीरीज का औसत आता है। इससे पहले वाले सवाल मैंने जो बताया था। तो आपको दे रखा है 5 लगातार संख्या का औसत कितना है, 23 है। तो लगातार 5 संख्या का औसत 23 दे रखा है, यानी इसका मतलब ये बीच वाली संख्या इसको दे रखी है। तो इसके बाद अगली वाली संख्या 24 होनी है, और ये बड़ी वाली सबसे कौन सी होगी, 25 होगी। आपसे पूछा क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बेसिक क्वेश्चन 25 इसका आंसर हो जाएगा। आप पे झिझक लगा सकते हो उसका आंसर। एक बल्लेबाज 8 पारियों में का कुछ औसत है, 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए तो उसका औसत 9 बढ़ जाता है। अब उसका औसत क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है। आपका पूछा जा रहा है, देखो बेसिक से करते हैं, फिर उसको एक ट्रिक से भी बता सकता हूँ। 8 पारियों में कुछ औसत है, मान के चलो 8 पारी में उसका औसत x है। 9वीं पारी में 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया, 9वीं पारी में 9 रन बढ़ गया, यानी इसका औसत x + 9 हो गया। तो बताना है आपका अब उसका औसत कितना है। अब उसका औसत ये है वैसे तो, लेकिन अब करेंगे क्या, औसत जब निकालते हैं तो कुल योग निकालेंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 9x + में 9 माइनस 8x घटा देंगे, तो क्या होगा, आपका जो रन बनाए होंगे 9वीं पारी में वो कितने बनाए 100, वो लिख सकते हो। 9x + में 81 माइनस 8x बराबर कितना 100। 9x और 8x गया तो x बचा, 81 उधर जाएगा तो बचेगा कितना 19, यानी औसत निकल के आके 19, यानी 8 पारियों में उसका औसत कितना है 19। आपसे पूछा है 9वीं पारी में, तो 9 रन बढ़ा देंगे, 19 और 9 जोड़ देंगे, उसका औसत कितना हो जाएगा 28। ठीक है, उसका औसत कितना हो जाएगा 28, उसका उस समय वर्तमान में औसत हो जाएगा। आपका पूछा जा रहा है तो इसके लिए एक ट्रिक और है। कैसे, उसने कितने रन बनाए 9वीं पारी में, 100 रन बनाए। अगर 100 रन उसने बनाए 9वीं पारी में, इधर देख लो, उसने कितने रन बनाए 100 रन बनाए, और जिसकी वजह से उसका रन औसत 9 बढ़ गया। कितनी पारी खेल चुका है इससे पहले, 8 खेल चुका है। कितनी खेल चुका है, 8 खेल चुका है। तो 8 खेल चुका, अगर मान के चलो आपको वर्तमान औसत निकालना है तो आपको क्या करना है, इससे पहले कितनी पारी खेली होंगी उसने, 8 पारी खेली, और कितना बढ़ा है सबका औसत 9, तो 100 माइनस 72, यानी आंसर आएगा आपका 28, अगर वर्तमान का निकालना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इससे पहले कितना औसत है, तो आप क्या करेंगे, वर्तमान पारी लेंगे, यानी वर्तमान में पारी कितनी हो जाती 9,
और औसत कितना बढ़ रहा है 9, तो 9 गुणा 9 81 घटा देते हैं तो 19 इसका क्या आता, इससे पहली वाली पारी में आया था। अगर लेकिन वर्तमान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इससे पहली जो पारी खेली होंगी उनमें कितना बढ़ा रहा है उसने से गुणा करके जो रन बनाता है अगली पारी में, जैसे उसने 9वीं पारी में 100 रन बनाए उसमें से माइनस कर देंगे तो आपका औसत निकल के आ गया 28। आप ये अप्रोच लगा सकते हो या बेसिक करना चाहो तो इस तरीके से, क्योंकि इससे पहले 19 था 8 पारियों में और 9वीं पारी में उसका औसत कितना हो गया, 28 हो गया। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 30% बढ़ जाए और खर्चा 40% बढ़ जाए तो उसकी बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, व्यक्ति जो इनकम होती है उसमें से क्या कर सकता है, या तो एक्सपेंस करेगा या फिर वो क्या करेगा, सेविंग करेगा। इसके अलावा व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। आप भी जैसे मैं भी, अगर मान के चलो मैं कुछ रुपया कमाता हूँ तो उसमें से या तो खर्च करूँगा या फिर बचत करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से सवाल में देखते हैं, उसने बोला है कि तो देखो खर्चा करता है और बचत करेगा, कुल मिला के होगी उसकी इनकम। अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो 80% खर्च करता है तो बचत कितनी करता होगा, 20 रुपये ही करता होगा। कुल मिला के उसकी इनकम कितनी होगी, 100 रुपये की होगी। अब उसकी आय 30% बढ़ जाए, अब 100 का 30% बढ़ाओगे तो 30 रुपये बढ़ जाएंगे। और खर्चा 40% बढ़ जाए, खर्चा कितना बढ़े है, 40% बढ़ जाए तो 8 गुणा 4 32 रुपये बढ़ जाएंगे इसके खर्चे के। तो बचत में क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो अब टोटल मिला के यहाँ पे 32 रुपये इसने एक्स्ट्रा कमा लिए भाई, लेकिन खर्च इनकम कितनी बढ़ी, 30, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब इसमें से 2 रुपये कम करने पड़ेंगे इसको सेविंग में से, तभी जाके ये 30 हो पाएगा, क्योंकि 32 रुपये इसका खर्चा बढ़ चुका है लेकिन इनकम कितनी बढ़ रही है, केवल 30, तो इसका मतलब 2 रुपये इसको सेविंग में से कम करने पड़ेंगे। तो कम करने पड़ेंगे यानी कमी आएगी। कहाँ से आ रही है 2 रुपये की कमी, इसकी सेविंग कितनी थी पहले, 20 रुपये थी और परसेंट में निकाला है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 से कटेगा ये 5 बार, 5 गुणा 2 10, यानी 10% की क्या आएगी, कमी आ जाएगी। इसका आंसर क्या होगा, 10% की कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन की कीमत 12.5% बढ़ जाने के बाद 9,909 रुपये हो जाती, तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी। 12.5% यानी 12 से 1/2%, इसका फ्रैक्शन आप निकालोगे तो 1/8 होता है। जिन बच्चों को फ्रैक्शन नहीं आता समझ लो, 2 का गुणा 12 में करेंगे 24 और ऊपर वाली एक संख्या जोड़ देंगे 25। परसेंट जब भी हटाते हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, वो भिन्न के रूप में बदल देना, यानी उसमें से जो परसेंट है उसको हटा दो। परसेंट हटाया कितना लगा दिया, 100 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे 12 जो 25/2 था, ठीक है। 25 से 100 कटेगा 4 बार, यानी आपका फ्रैक्शन निकल गया 1/8। वृद्धि बोले कमी बोले, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, यानी पहले मान के चलो 8 था, कितने बेच रहे हैं 9 में। अगर हानि होती है तो 8 में से 1 कम कर देते हैं, लाभ होता है तो 8 में 1 जोड़ देंगे 9। यानी क्या कहता है, 12.5% बढ़ गया, या हानि लाभ या फिर वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए तो माइनस कर देंगे, वृद्धि होगी तो प्लस कर देंगे। 12.5% ये 8 से कितना हो गया 9, तो कीमत कितनी 9,909 रुपये। ये कितने बराबर है, 9 के, 8 की वैल्यू आप निकाल दोगे, 9 से भाग दोगे 1101, गुणा करोगे 8088, यानी इसका आंसर आएगा 8808, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दे रखा है 2 संख्याओं का अंतर 10 है, उनके वर्गों का अंतर 100 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 10, a - b कितना दे रखा है 10, उनके वर्गों का अंतर a² - b² वाला कितना दे रखा है 100, 200, सॉरी कितना दे रखा है 200। आपको बताना है बड़ी संख्या क्या होगी। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए, एक कोष्टक में a+ भी होता है, एक कोष्टक में a- भी होता है, बराबर में कितना है 200। a- भी आपको दे रखा है, यहाँ पे 10 लिख देंगे तो a + b बराबर कितना आएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, कितना निकल के आ गया 20, क्योंकि ये 10 से ये चला जाएगा, कितना बचा 20। a + b बराबर 20 है, a- b बराबर कितना है 10 है। आपको निकालना क्या है, बड़ी संख्या मान के चलते a। अगर आपको पता है कि नाव और दूरी का जो कंसेप्ट लगता है a + b a- b, तो अगर आपको दे रखा है तो जब भी a + b a- b बोलेगा तो आपको जब बड़ी संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 20 और 10 30, 30 का आधा कितना होगा 15, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर 1000 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाते हैं, तो चीनी की नई कीमत क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, देखो 25% की वृद्धि हो गई, कीमत में 25% की वृद्धि हुई। 25% का फ्रैक्शन अभी बताया, कैसे निकाल सकते हो, 1/4, यानी 25/100, और 25 से 100 कटेगा 4 बार, 1/4। कीमत में वृद्धि हुई तो 4 से कितनी होगी 5, ये इसके रुपए में वृद्धि हुई,
मान के चलना, अगर इस तरीके के सवालों में फ्रैक्शन परसेंटेज दे रखा होता है तो ये हमने जो निकाला है वो रुपए पे निकाला है। तो अगर कहीं पे आपको रुपए उतने ही खर्च करने हैं, रुपए पहले जितने कर रहे थे अब भी उतने ही करने हैं, लेकिन कीमत बढ़ गई और कीमत बढ़ गई तो वस्तु अब कम आएगी। तो अब वस्तु का रेशियो क्या होता है कि जो रुपए बढ़ता है उस रेशियो में ही उसके विपरीत में क्या होता है, वस्तु कम हो जाती है। यानी अगर मान के चलो रेशियो 4 से 5 हुआ है तो वस्तु का क्या होगा, रेशियो 5 से 4 हो जाएगा। यानी जो क्वांटिटी आ रही होगी पहले वो क्या होगा, 5 से 4 हो जाएगी, क्योंकि रुपए वो उतना ही खर्च करना चाहता है। तो क्या कह रहा है सवाल में, 1,000 रुपये 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। यानी कितनी वस्तु कम खरीद पा रहा है, हमारे हिसाब से यहाँ पे कितनी कम खरीद पा रहा है, 1। सवाल में कितना दे रखा है, 5 किलोग्राम। तो 1 कितनी बराबर है, 5 किलोग्राम के बराबर है। चाहिए क्या, 5। तो 1 5 के बराबर है तो 5 25 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। और ये 4 निकालेंगे तो 20 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। कौन सी कीमत पीछे पूछी जा रही है आपसे, चीनी की नई कीमत। नई कीमत बढ़ी हुई वाली कीमत है तो मात्रा ये 4 आएगी। 4 की वैल्यू कितनी है, 20 किलोग्राम। कितने रुपए में, 1,000 रुपये में सॉरी, कितनी लेके आ रहा है, 20 किलोग्राम चीनी लेके आ रहा है। तो उसकी कीमत निकल के आई 50 रुपये किलोग्राम, यानी 50 रुपये प्रति केजी इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा विराम लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपके लिए यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और जो भी कोई आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो उनमें सब में मददगार होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो का भी पता चलता रहे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।